नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस में। दोस्तों, हम इस चैनल पे इंजीनियरिंग ड्राइंग एक सब्जेक्ट लेकर आए हुए हैं जिस पे हमने प्रीवियस के 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लेक्चर 3 डिस्कस करने चल रहे हैं, जो कि हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग जो पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में आता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग होगा। और साथ में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी इसमें सॉल्व करते हुए चलेंगे, जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग क्या करेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो सीट यूज की जाती है, जिस पर हम लोग ड्राइंग बनाते हैं, उस सीट का मेजरमेंट कैसा होना चाहिए, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और भी आगे डिटेल्ड स्टडी हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले माय डियर आइए देखते हैं कि जो ड्राइंग में ये इस तरीके से हमारी सीट यूज की जाती है, इस तरीके से हमारी इंजीनियरिंग सीट यूज की जाती है। इस सीट का साइज क्या होता है कटने के पहले और कटने के बाद। कटने के पहले को बोलते हैं अनट्रिम्ड, ट्रिम मतलब काटना, कैंची से जब हम लोग काटते हैं तो उसे बोलते हैं ट्रिमिंग करना। तो अनट्रिम्ड और ट्रिम्ड मतलब कटने के पहले और कटने के बाद क्या साइज होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसको बताने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट आपको बताएंगे दोस्तों। ये जो ड्राइंग सीट से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं, ड्राइंग सीट क्या होती है। तो इससे रिलेटेड एक की पॉइंट ये है दोस्तों कि जैसे ड्राइंग की लेंथ है, लेंथ मतलब इसे बोलते हैं लंबाई, और ये हमारी क्या है विड्थ है, इसे हम लोग बोलते हैं चौड़ाई। तो अब इसमें क्या होता है दोस्तों, लेंथ इनटू विड्थ का जो रेशियो होता है ड्राइंग शीट में 1:√2 होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ये अक्सर तक दोस्तों रेलवे, आरआरबी, जेई के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। तो ये एक की पॉइंट है, मतलब ड्राइंग शीट में लेंथ कम होती है और विड्थ ज्यादा होती है, क्योंकि √2 की वैल्यू होती है 1.1। देखिए जैसे हम बात करें 1:141, तो इसका मतलब ये लेंथ है और ये विड्थ है, तो लेंथ कम है और विड्थ ज्यादा है। तो ये होता है ड्राइंग शीट का लेंथ और विड्थ का रेशियो जब आपसे पूछा जाएगा। तो अब इसी लेंथ और विड्थ के अकॉर्डिंग हम लोग अपने ड्राइंग शीट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसका जो सिंबल होता है, इसके सिंबल हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें जो सबसे बड़ी ड्राइंग शीट होती है उसे बोलते हैं ए नॉड, और उससे छोटी जो शीट होती है उसे बोलते हैं A1, उससे छोटी जो होती है A2, उससे छोटी A3 और उससे छोटी A4, देन A5, और इससे भी छोटी जो आती है वो B0, B1, B2 इस तरीके से शुरू हो जाती है। तो हम लोग केवल A5 तक डिस्कस करेंगे कि ये कैसी होती है। अब इसको जैसे ये तो हमने एक ट्रिक बता दी आपको, लेंथ और विड्थ का रेशियो। अब हम अगर ड्राइंग शीट के साइज को याद करना चाहें तो ये जो इतना बड़ा टेबल है इसे आपको नहीं याद करना है दोस्तों, केवल एक ट्रिक आप याद रख लेंगे तो उससे पूरी की पूरी ड्राइंग शीट आपको याद हो जाएगी। जैसे ट्रिक क्या होता है आइए डिस्कस करते हैं। देखिए जो ट्रिक हम लोग पढ़ने चले हैं दोस्तों, सबसे पहले हम ए नॉड, बस एक हम लोग याद रख ले, ड्राइंग शीट में ए नॉड का साइज हम लोग याद रख ले। ये एग्जाम में नहीं आता है लेकिन हम ट्रिक से आपको बताते हुए चल रहे हैं ताकि आपके दिमाग में रहे, कभी फ्यूचर में अगर आप कोई इंजीनियरिंग का एग्जाम दें तो वहां पे ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ये हमारे बीटी यूपी के सेमेस्टर एग्जाम में नहीं आएगा, तो इस पे बहुत ज्यादा आपको सोचना नहीं है और बहुत ज्यादा अपना टाइम बेकार नहीं करना है। हमें एक स्मार्ट इंजीनियरिंग की स्टडी करनी है और एक स्मार्ट इंजीनियर बनना है दोस्तों। ऐसा स्मार्ट इंजीनियर बनना है जो कि एक हम कहानी के थ्रू आपको बता देते हैं
कि जैसे कि एक इंजीनियर था, और एक बात और बता दें कि दोस्तों इंजीनियर अगर स्मार्ट स्टडी किया है तो वो कभी बेरोजगार नहीं रह सकता है और वो कभी भूखों नहीं मर सकता है। उसकी एक छोटी सी झलक हम आपको बताते हैं। जैसा कि एक इंजीनियर था, वो अपने 70 साल की एज में पहुंच गया था और उसके पास कोई जॉब नहीं थी, वह एक जॉबलेस व्यक्ति था, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन को कैसे यापन कर रहा था उसमें समझिएगा कि जैसे देखिए वो 70 साल का था, उसके पास कोई जॉब नहीं थी, लेकिन उसकी आदत थी ड्रिंकिंग करने की। तो उसने क्या किया कि एक तालाब के पास बैठ गया और फिशिंग कर रहा था, मछली पकड़ रहा था, डोरे वगैरह लगाकर मछली पकड़ रहा था। और उसी तालाब के जस्ट पास में एक बियर बार था, जिसे बोलते हैं शराब का अड्डा, जहाँ पे दारू पी जाती है, पिलाई जाती है। तो वहीं पास में एक डॉक्टर गुजर रहा था, अपनी कार से जा रहा था। उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति फिशिंग कर रहा है। तो उसने, और उस समय बारिश हो रही थी, तो उसे दया आई। उसने उसको बुलाया कि बाबा आप बारिश में क्यों भीग रहे हो और ऐसी फिशिंग क्यों कर रहे हो। तो बुजुर्ग को कुछ नहीं बोला, वो थोड़ा सा अपनी मासूमियत सी एक्सप्रेशन बनाया और थोड़ा सा कपकपी सी दिखाई। तो डॉक्टर साहब को दया आई, उन्होंने कहा चलो मेरे साथ बार में चलो, और बार में ले गए। डॉक्टर साहब एक एक या दो पैक, एक उसके लिए भी मंगाए और अपने लिए भी, और दोनों लोगों ने पिया। और पीने के बाद एक दूसरे का इंट्रोडक्शन हुआ कि आप कौन हो और मैं कौन हूं। तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से बताया कि मैं डॉक्टर फला सिंह हूं, और इंजीनियर साहब ने भी बताया कि मैं इंजीनियर ये हूं। तो डॉक्टर को थोड़ा सा अंदर ही अंदर मुस्कान आई कि देखो ये अपने आप को इंजीनियर बता रहा है और तालाब के किनारे फिशिंग कर रहा है, वो भी बारिश के मौसम में भीग भी रहा है। लेकिन फिर भी उसने, डॉक्टर साहब ने इंजीनियर साहब से पूछा कि अच्छा ठीक है बाबा, आप इतनी बारिश में क्यों मछली पकड़ रहे थे, क्यों फिशिंग कर रहे हो, ऐसी क्या आफत आ गई थी, आपको बारिश के बाद भी तो काम कर लेना चाहिए था। तो बुजुर्ग व्यक्ति ने कोई विशेष रिप्लाई नहीं दिया। लास्ट में डॉक्टर साहब ने ये कहा कि अच्छा चलो कोई नहीं, अगर आप इस बारिश में फिशिंग कर रहे थे तो ठीक है, ये बता दो कि सुबह से आपने कितनी मछलियां पकड़ी। तो दोस्तों अगर इंजीनियर का जवाब पसंद आए तो चैनल को एक बार लाइक जरूर करिएगा वीडियो को हमारे। तो इंजीनियर साहब ने कहा, दोस्तों वही एक ओरिजिनल इंजीनियर था जो कि अपने स्मार्ट स्टडी के थ्रू आगे बढ़ा था। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब सुबह से आपको लेकर मैंने 8वीं मछली पकड़ी है। तो आप समझ गए होंगे कि वो इंजीनियर को ड्रिंकिंग करने की आदत थी और उसके पास जॉब नहीं थी, मतलब पैसे नहीं था, और वो ट्रिक यूज करता था जो अभी कहानी में मैंने आपको बताई। तो इसी तरीके से स्मार्ट स्टडी करके हमें एक स्मार्ट इंजीनियर बनना है। इससे ये सीख नहीं मिलती है कि आपको ड्रिंकिंग करना है, ड्रिंक कंज्यूम नहीं करना है, लेकिन स्मार्ट इंजीनियर बनना है। तो आगे आइए बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहले दोस्तों हमें ए नोड ड्राइंग शीट का साइज याद कर लेना है। ए नोड का साइज आपको ऐसे याद करना है, लेंथ आपकी ये है, विड्थ आपकी ये है, 841 इंटू 1189, 841 इंटू, ये हम ट्रिम की बात कर रहे हैं, कटने के बाद ड्राइंग साइज की बात कर रहे हैं, 841 इंटू 1189। जब एक आप याद कर लेंगे दोस्तों, तो जो A1 होता है, A1 साइज होता है, ये जो होता है 841, ये लास्ट में चला जाता है। ये क्या होता है, लास्ट में चला जाता है। और ये जो लास्ट वाला पार्ट होता है, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब 2 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, तो ये 594.5 आएगा, लेकिन दशमलव में हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, 0.5 को हम लोग छोड़ देते हैं। तो ये हम लोग इसको क्या लिखेंगे, डिवाइड बाई 2, 594। अब ये देखिए दोस्तों A2 याद करेंगे, तो A2 के लिए क्या करेंगे, देखिए हमने क्या किया था, फर्स्ट वाले को लास्ट में रखा था, फिर वही प्रोसेस करेंगे, फर्स्ट वाले को कहां पर रखेंगे, लास्ट में रखेंगे, और लास्ट वाले को 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 420.5। कितना आएगा, 420.5, लेकिन उसे हम लोग क्या करेंगे, 420 दशमलव को हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं। देन हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, A3 साइज नोट करेंगे। A3 साइज क्या होगा, फिर से फर्स्ट वाले डायमेंशन को लास्ट में रखेंगे, मतलब इंटू 420 यहाँ रखेंगे और इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे। तो 594 को दोस्तों 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 297। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट निकल कर आने वाली है, जिसको आप अपने दैनिक जीवन में बहुत बार सुनते होंगे कि A4 साइज का पेज प्रिंट कराना है, तो उसी की साइज निकल के आने वाली है। तो वो जो A4 साइज है,
देखिएगा दोस्तों, इस वाले को हम लोग क्या करते हैं 297 लास्ट में रखेंगे, फर्स्ट वाले को लास्ट में, और लास्ट वाले में 2 का डिवाइड कर देंगे। 420 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 210 गुणे 297 दोस्तों। जब आप A4 साइज के पेज को परचेज करते हैं, पूरे के पूरे बंडल को, पैकेट को, तो उस पैकेट के ऊपर यही साइज लिखा होता है लेंथ और विड्थ का। थिकनेस अभी आपको बताएंगे हम, पेपर की थिकनेस GSM में होती है, ग्राम पर स्क्वायर मीटर में होती है, अभी इसके बाद हम बताने वाले हैं। लेकिन अभी पहले आप इसका साइज समझ लीजिए ट्रिक के माध्यम से। देन अगर आपको A5 निकालना है तो A5 क्या करेंगे, 210 लास्ट में रख देंगे और 297 इधर रख देंगे। तो इस तरीके से ये हो गया। अब और भी इसका B0, B1, B2 निकालना होगा, तो आई होप आपको ट्रिक समझ में आ गया हो। बस एक साइज आपको याद रखना है, A0 का साइज क्या होगा 841 इंटू 1189। वही देखिए हमने क्या ट्रिम, जो ट्रिम साइज है उसी में हमने इसको फिल कर रखा है। A0 हमने कितना ले रखा है 841 इंटू 1189, जो कि यहाँ पे आया है। A1 कितना ले रखा है 594 इंटू 841, 594 इंटू 841। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरा का पूरा सीट टेबल आपको याद हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा दोस्तों ड्राइंग सीट जो हम बनाते हैं जिस पे ड्राइंग, उसकी लेंथ और विड्थ का रेशियो। और हमने आपको बताया कि लेंथ और विड्थ का जो रेशियो होता है वो 1:√2 होता है। इसको आपको याद रखना है। देखिए सब में लंबाई कम है और चौड़ाई ज्यादा है, विड्थ हमारी ज्यादा है। तो ये हो गया। अब जो ड्राइंग शीट की थिकनेस आती है माय डियर, आप कभी भी पेपर परचेज करते हैं तो आप दुकान पर जाकर बोलते हैं कि हमें 70 GSM का पेपर दे दीजिए, या 75 GSM या 65 GSM। आपको उसका मतलब एक्चुअल का अगर ना पता हो तो आप यहां से समझ लीजिए दोस्तों, वो क्या होता है GSM। ये जो होता है GSM, इसका नाम होता है ग्राम पर स्क्वायर मीटर। ग्राम पर स्क्वायर मीटर मतलब क्या होता है दोस्तों, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर, ये 1 मीटर और ये 1 मीटर, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़े पेपर को हम लेंगे, और मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया के पेपर को लेंगे और उसका वेट हम लोग करेंगे। उसका जितना वेट आएगा दोस्तों, जितने ग्राम वेट आएगा, अगर सपोज करिए कि 50 ग्राम 50 ग्राम वेट आएगा, तो उस पेपर की जो थिकनेस रिप्रेजेंट की जाएगी उसको हम बोलेंगे 50 GSM। अगर उस पेपर का वेट 55 आएगा, 60 आएगा, 75 आएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे 75 GSM। तो ये होता है दोस्तों पेपर के थिकनेस के अकॉर्डिंग GSM हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी बात हो गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं। पेपर और ड्राइंग शीट के बारे में तो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दिया और ये भी बता दिया कि हम फ्यूचर इंजीनियर्स बनने जा रहे हैं। जितने भी पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं जो डिप्लोमा कर रहे हैं, वो एक फ्यूचर इंजीनियर्स बनने जा रहे हैं। अपने माँ बाप के खोए हुए सपनों को या अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए घर से बाहर निकलकर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो गरीबी में अपने जीवन को यापन कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे आउटसाइडर पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा कर रहे होंगे जहाँ पे रहने और खाने की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अब हम पॉलिटेक्निक का नाम नहीं लेंगे क्योंकि ओपन प्लेटफॉर्म पे नाम लेना सही नहीं होता है, लेकिन हमने पूरे यूपी पॉलिटेक्निक में विजिट किया हुआ है, तो मुझे पता है दोस्तों कि यूपी में बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है जहां पर रहना और खाना और वहां पे अवेलेबिलिटी जैसे जंगल में कॉलेज बनाए गए हों, वह एक प्रकार का वनवास ही होता है। तो उस वनवास में अगर आप काट कर अपने आप को निखार रहे हैं और अपने परिवार और अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आए हुए हैं, तो आपको सतत मेहनत करके आगे बढ़ना है और सतत मेहनत के साथ स्मार्ट स्टडी करनी है, तभी आप हमारे फ्यूचर इंजीनियर्स बन सकेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने इन फ्यूचर इंजीनियर्स को देखते हुए कि उनको हम कैसे बढ़ाएंगे। तो अब देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा ड्राइंग शीट का मेजरमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जब ड्राइंग शीट को हम ड्राइंग टेबल पे फिक्स करते हैं, ड्राइंग बोर्ड पे फिक्स करते हैं, तो हम टेप, सेलो टेप का यूज करते हैं। ये जो इस तरीके के टेप होते हैं, टेप का यूज करते हैं। हम लोग क्लिप बोर्ड का भी यूज करके उसको क्लिप से फिक्स कर देते हैं। और हम लोग ड्राइंग, चूंकि जो ड्राइंग बोर्ड होता है, जो ड्राइंग
बोर्ड होता है वो सॉफ्ट वुड का बनाया जाता है। ये आपको हमने ड्राइंग बोर्ड के बारे में इसके पिछले लेक्चर में बता दिया था। सॉफ्ट वुड का बनाया जाता है और साथ में मौसमी लकड़ी का बनाया जाता है, जिस लकड़ी पर मौसम का कोई भी इफेक्ट ना पड़े, ना वो लकड़ी गर्मी में ऐंठन आए, ना वो लकड़ी में बरसात में नमी आए। तो मौसमी लकड़ी और सॉफ्ट लकड़ी का होता है। तो उस वजह से उस लकड़ी में हम लोग ड्राइंग शीट रखकर, इस पिन को आप देख रहे हैं, इस पिन से हम लोग प्रेस करके ड्राइंग शीट को होल्ड कर देते हैं। तो ये हमारे कुछ उपकरण थे ड्राइंग शीट को सेट करने के लिए ड्राइंग बोर्ड पर। अब आइए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। जब भी हम ड्राइंग शीट पे कोई भी वर्क करते हैं तो आप देखते हैं कि पेंसिल जितनी चलती है, देखिए पेंसिल के बारे में हमने आपको बताया हुआ था, पेंसिल 1H से लेकर 9H तक की होती है और 1B से लेकर 7B तक होती है। एक पेंसिल F ग्रेड की होती है और एक पेंसिल HB होती है। जो HB पेंसिल होती है दोस्तों, H का मतलब होता है हार्डनेस, हालांकि प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया हुआ था, और B का मतलब होता है ब्लैकनेस। पेंसिल में जितनी B की मात्रा होगी माय डियर, उतनी ही पेंसिल डार्क चलेगी। B का मतलब होता है पेंसिल कैसी चलेगी, डार्क चलेगी, और H का मतलब होता है पेंसिल कैसी चलेगी, हल्की चलेगी। जैसे अगर 9H की बात करें तो ये सबसे हल्की चलेगी दोस्तों, सबसे हल्की लिखावट इससे होगी। और अगर हम बात करेंगे 1B की बात करेंगे तो ये सबसे डार्क पेंसिल चलेगी, सबसे डार्क पेन सॉरी अगर हम बात करें 7B सबसे डार्क पेंसिल होगी। तो जितना ज्यादा ब्राइटनेस बढ़ाएंगे, ब्लैकनेस बढ़ाएंगे, उतनी ज्यादा डार्क पेंसिल होगी। और जब डार्क पेंसिल होगी माय डियर, तो वो उतनी ही ज्यादा पेंसिल पाउडर फॉर्म में थोड़े थोड़े मटेरियल को भी निकालती है। तो उस तरीके से हम पेंसिल से वर्क करते हैं तो कुछ पाउडर फॉर्म ऑफ पेंसिल वहां ड्राइंग शीट पर स्प्रेड होते जाते हैं, जिस वजह से जब हमारे हाथों से और ड्राइंग शीट पे वो घिसते हैं तो वो ड्राइंग शीट को गंदी कर देते हैं, उसके सरफेस को बेकार कर देते हैं, मतलब उसका अट्रैक्शन बेकार हो जाता है। तो उस कमी को दूर करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, एक कॉटन का रुमाल या जिसे हम झाड़न बोलते हैं, मतलब डस्टर का यूज करते हैं, एक कॉटन के कपड़े का यूज करते हैं, ताकि हम जब ड्राइंग शीट पे ड्राइंग करें उसके बाद उसको हम कपड़े से उस डस्ट को या पेंसिल की डस्ट को रिमूव कर सके। तो ये एक नेक्स्ट हमारा ड्राइंग का उपकरण होता है। अब आपको ये भी बता दूं दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये HB पेंसिल के बारे में मैंने बताया था। F ग्रेड पेंसिल एक स्पेशल टाइप पेंसिल होती है जो इंडस्ट्री में यूज की जाती है, इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में आप बहुत परेशान मत होइएगा। हम लोग मैक्सिमम 1B 2B HB 1H 2H यही पेंसिल का यूज हम लोग अपने ड्राइंग में करते हैं। तो इसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन है अभी आप रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अब जब भी हम लोग दोस्तों ड्राइंग बनाते हैं तो सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात होती है ड्राइंग में सावधानियों की, क्योंकि अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो हम धोखा खा जाएंगे। तो इसीलिए ड्राइंग में भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है सावधानियों को बरतने के लिए। तो हम पॉइंट वाइज देखेंगे कि कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ निम्न सावधानियों को हम लोग ड्राइंग में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी सावधानियां हमें ड्राइंग में रखनी है। तो पहली अगर बात करें, देखिए दोस्तों, जो हम मिनी ड्राफ्टर का यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं MD, ये क्या होता है हमारा MD मिनी ड्राफ्टर, ये हो गया मिनी ड्राफ्टर, कॉमा सेट स्क्वायर। इस तरीके से जो हम लोग सेट स्क्वायर का यूज करते हैं, जो 90 डिग्री या 60 डिग्री में होते हैं, उन सेट स्क्वायर को हम लोग बात कर रहे हैं। कॉमा जितने फ्रेंच कर्व आदि सब यूज करते हैं, उन सभी को हम लोग ड्राइंग शीट पर सरका कर नहीं यूज करेंगे दोस्तों। हम लोग थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ाएंगे और वहां पर सेट कर कर यूज करेंगे। अब इस तरीके से हम आगे नहीं सरकाएंगे, हम थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, आगे ले जाएंगे, फिर अपने आप को एडजस्ट करेंगे। तो कभी भी दोस्तों ड्राइंग शीट पर
मिनी ड्राफ्टर, फ्रेंच कर्व, सेट स्क्वायर, इन सभी चीजों को सरका कर यानी कि खिसका कर यूज नहीं करना है। अदरवाइज हमारी ड्राइंग, बनी हुई ड्राइंग बेकार हो जाएगी, मतलब वो ब्लर हो जाएगी, धब्बे आ जाएंगे, तो वो अट्रैक्टिव नहीं रहेगी, जिससे हमें जितने अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए थे उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। नेक्स्ट हमें क्या ध्यान रखना है, जो भी रेगमाल होते हैं को अन्य उपकरणों से अलग किसी कवर आदि में रखना चाहिए। तो जितने भी रेगमाल मतलब डस्टर टाइप के इक्विपमेंट होते हैं वो ड्राइंग शीट से अलग रखने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें डस्ट वगैरह लगी होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ड्राइंग शीट को कभी भी मोड़ना नहीं चाहिए दोस्तों। जैसे ही हमारे पास ड्राइंग शीट है, इसको हम चाहें तो यहाँ से इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर दें, तो हम फोल्ड नहीं करेंगे। अगर फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे लाइनिंग आ जाएगी और वो ड्राइंग शीट जहाँ पे ड्राइंग बनी हुई है, अगर सपोज करो कि यहाँ पे कोई इस तरीके की ड्राइंग बनी है तो यहाँ पे एक दरार यानी कि लाइन आ जाएगी, तो हमारी ड्राइंग अट्रैक्टिव नहीं होगी। हमें इसको कभी भी मोड़ना नहीं है। जब भी हमें इसको ड्राइंग बना के रखना होगा तो हम इसे रोल्ड करके, एक रोल्ड बॉक्स आता है दोस्तों, उसके अंदर रखकर तब हम लोग बंद कर देंगे। तो ड्राइंग शीट को कभी भी मोड़ेंगे नहीं, रोल्ड करके रखेंगे। नेक्स्ट हमें क्या सावधानी देखना है, जितनी भी पेंसिल की जो नोक होती है तेज करने के पश्चात रुमाल से, जब हम क्या करते हैं दोस्तों, जो पेंसिल होती है शार्पनर का यूज करते हैं या हम लोग सैंड पेपर का यूज करते हैं, वहां से जब हम लोग ड्राइंग शीट ड्राइंग पेंसिल को शार्प कर लेते हैं तो उसके बाद उसमें कुछ न कुछ डस्ट के पार्टिकल्स उस पेंसिल की एज में लगे रहते हैं। उनकी एज को पहले हम लोग क्या करेंगे, साफ कर लेंगे डस्टर के थ्रू, मतलब कपड़े के थ्रू, तब यूज करेंगे, जिससे और ज्यादा अट्रैक्टिव ड्राइंग बनेगी और हमारी ड्राइंग शीट पे कोई भी दाग धब्बे नहीं आएंगे। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम क्या सावधानियां रखेंगे दोस्तों, जो भी हमें दूरियां मापनी से सीधी ना लेकर डिवाइडर की सहायता से काटनी चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि एक बार मिनी ड्राफ्टर सेट कर लिया और कुछ डिस्टेंस अगर हमें मान लीजिए कि यहां से एक आर्क लेना है तो हम मिनी ड्राफ्टर से इतनी डिस्टेंस सेट करेंगे और उसको ले लेंगे। तो ये गलती हम लोग नहीं करेंगे। जहां पर दूरियों को डिवाइड करना है या मेजर करना है वहां पर हमारे पास होता है डिवाइडर, तो हम डिवाइडर की सहायता से उसको यूज करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको सारे डायग्राम दिखाए हैं कि डिवाइडर कैसा होता है और मिनी ड्राफ्टर कैसा होता है। सारे टूल के बारे में हमने आपको बताया है और दिखाया भी है डायग्राम के थ्रू। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि टी स्क्वायर का प्रयोग केवल क्षैतिज रेखाओं को खींचने में किया जाता है। जब हमने प्रीवियस लेक्चर में टी स्क्वायर के बारे में बताया था दोस्तों, तो वहां पर भी हमने बताया था कि इस तरीके का एक उपकरण होता है, इस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट बने होते हैं। ये होता है स्टील की ब्लेड का और ये होता है या तो वुड का होता है या स्टील का होता है, या लकड़ी का होता है या स्टील का होता है, इस बात का। तो ये जो ब्लेड होती है इसे ब्लेड बोलते हैं और ये आपकी क्या होती है, बॉडी होती है। तो इस पर क्या करते हैं दोस्तों, ड्राइंग बोर्ड पर जो इबोनी एक स्लॉट होता है उस स्लॉट में इसको फिक्स करके ऊपर नीचे खिसका सकते हैं। और साथ में दोस्तों ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन कभी भी टी स्क्वायर की ब्लेड के नीचे से नहीं ड्रॉ करेंगे, ये गलत मेथड है दोस्तों। हमेशा क्या करेंगे माय डियर कि टी स्क्वायर की ब्लेड के ऊपर से, ब्लेड के ऊपर से हमेशा लाइन हम क्या करेंगे, खींचेंगे। कभी भी नीचे से हम लोग क्या रेखा नहीं खींचेंगे, ये नहीं खींचेंगे, क्योंकि नीचे से करेंगे तो बहुत सारी कमियां आ जाएंगी, रेखा स्ट्रेट नहीं बनेगी, मेजरमेंट सही नहीं आएगा, कुछ ऊपर बनेगी कुछ नीचे बनेगी। तो ये गलती हम लोग नहीं करेंगे, हमेशा टी स्क्वायर के ऊपर से रेखा खींचेंगे। और टी स्क्वायर का यूज माय डियर केवल पैरेलल मतलब समांतर रेखाओं को खींचने में, टी स्क्वायर ऊपर खिसकाएं या नीचे खिसकाएं और लाइन हम लोग खींचते जाएंगे। तो टी स्क्वायर का उपयोग हमेशा समांतर रेखाओं को खींचने में किया जाता है। तो ये सावधानी हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्या करना है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखें, चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग बोर्ड पर अनावश्यक उपकरण नहीं फैलाने चाहिए। जो ड्राइंग बोर्ड हमारा होता है
देखिए ये तो हो गया टी स्क्वायर के निचले क्षैतिज पे कभी रेखा नहीं खींचनी चाहिए, ये पॉइंट हमने डिस्कस कर दिया। पॉइंट नंबर 8, सीट को काटते समय कभी भी टी स्क्वायर या सेट स्क्वायर, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि सीट को काटते समय टी स्क्वायर का यूज करके सीट को अलग कर लेते हैं या सेट स्क्वायर को रखकर सीट को अलग कर लेते हैं। तो कभी भी इन सभी उपकरण का यूज करके सीट को नहीं काटना चाहिए, इससे हमारे उपकरण भी बेकार हो जाते हैं और सीट की जो प्रॉपर कटिंग होती है वो भी नहीं हो पाती है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट 9th नंबर पॉइंट क्या है, बोर्ड पर अनावश्यक उपकरण नहीं रखना चाहिए। जो भी ड्राइंग बोर्ड पर हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट और रिक्वायर्ड टूल होते हैं, मतलब जो आवश्यक टूल होते हैं, उतने ही टूल हमें बोर्ड पर रखना चाहिए, उसके अलावा अतिरिक्त टूल बोर्ड पर नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, BIS निर्देशों का पालन करते हुए ड्राइंग शीट पर सीमा रेखाएं सावधानी से खींचनी चाहिए। ये जो ड्राइंग शीट हमारा है, इस पे ये जो मार्जिन लाइनें हम लोग लेते हैं, ये जो मार्जिन लाइन हम लोग बनाते हैं, सीमा रेखाएं बनाते हैं, इनको अकॉर्डिंग टू BIS मतलब होता है माय डियर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक के अनुसार ही हमें खींचना चाहिए। कि मार्जिन लाइन जैसे ड्राइंग में क्या होता है कि 5 mm यहाँ गैप होता है, 5 mm इधर गैप होता है और 5 mm इधर होता है, लेकिन यहाँ का ये जो गैप दिखाई दे रहा है इसको हम लोग 20 mm रखते हैं। तो ये मार्जिन लाइन हमारी होती है जो कि BIS के अकॉर्डिंग हमें खींचनी चाहिए। अभी ड्राइंग में आपको सेम दिखाई दे रही, हमने जल्दबाजी में कर दिया, अदरवाइज जब आप देखेंगे तो ये मार्जिन लाइन कुछ इस तरीके से बनाई जाती है। ये 20 mm होता है और ये 5 5 5, तीन तरफ 5 mm होता है और एक तरफ 20 mm होता है। एक तरफ 20 mm इसलिए रखा जाता है माय डियर कि कुछ छोटी मोटी कैलकुलेशन करना हो या कुछ डेटा नोट करना हो तो वो यहाँ पर हम कर सके आसानी से। तो ये हमारा होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ड्राइंग शीट अकॉर्डिंग टू BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ड्राइंग शीट का कार्य समाप्त करने के बाद शीट को रोल्ड करके रखना चाहिए, कभी भी मोड़ कर नहीं रखना चाहिए। प्रीवियस पॉइंट में भी हमने आपको यही डिस्कस किया, हमेशा शीट को रोल्ड करिए और एक बॉक्स आता है उस बॉक्स में रखकर रख दीजिए। शीर्षक मतलब टाइटल ब्लॉक, उपशीर्षक, अतिरिक्त सूचनाएं एवं बीमा अंकनों को सुंदर व साफ अक्षरों में लिखना चाहिए। जो भी हम टाइटल ब्लॉक बनाएं, जो भी हम टाइटल ब्लॉक में उप टाइटल ब्लॉक बनाएं, उपशीर्षक जिसे बोलते हैं सब टाइटल ब्लॉक, जितनी भी अतिरिक्त सूचनाएं हैं उनको हम लोग क्लियरली मेंशन करें कि कहां पर हम मार्जिन लाइन ले रहे हैं, कहां पर हम मेन लाइन ले रहे हैं, कितनी डॉटेड लाइन जा रही है, कितने क्रॉस सेक्शन कट रहे हैं। इन सारी चीजों को हम लोग क्लियरली मेंशन करेंगे, कितने नंबर ऑफ पार्ट यूज हो रहे हैं, सभी की डिटेल्स प्रॉपर तरीके से मेंशन होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ड्राइंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सावधानी। अब एक और, जब आप ड्राइंग बनाते हैं तो आपको टाइटल ब्लॉक बनाने के लिए दिया जाता है। आप जरूरी नहीं कि हर ड्राइंग में आप टाइटल ब्लॉक बनाएं, बट टाइटल ब्लॉक का मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए। तो हम बेसिक आपको ऐसे ही बता देते हैं कि जैसे सपोज करिए, चलिए यहीं पे बता देते हैं। जैसे कि सपोज करिए दोस्तों कि एक ड्राइंग शीट हमारी होती है, ये हो गई हमारी ड्राइंग शीट। चलिए ये हो गई हमारी ड्राइंग शीट। इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट क्या करते हैं दोस्तों, मार्जिन लाइन ड्रॉ करते हैं। तीन तरफ 5 mm, ये 5 mm का हमने मार्जिन लिया, ये 5 mm का मार्जिन लिया, ये 5 mm का मार्जिन लिया और एक तरफ हम कितना लेते हैं 20 mm। ये हो गया 20, ये हो गया 5 5 5। अब इसी के अंदर हमें वर्क करना है। अब यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, हमेशा राइट साइड में जो बॉटम होता है, मतलब नीचे सीट के नीचे हम क्या करते हैं, एक टाइटल ब्लॉक इस तरीके से बना देते हैं और इसका जो साइज रखते हैं माय डियर, वो हॉरिजॉन्टल में 185 mm रखते हैं, इस मार्जिन लाइन से रखते हैं यहां से, और वर्टिकल में 65
mm रखते हैं। तो जो ड्राइंग शीट में टाइटल ब्लॉक होता है 65 mm हाइट होती है और 185 mm इसकी लेंथ होती है। अब इसको हम पूरा डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पार्टों में इस तरीके से। ये जो देख रहे हैं ये 185 mm है और ये कितना है 65 mm। अब इसको फर्दर हम क्या करते हैं दोस्तों, बेस से 20 mm ऊपर जाएंगे, 20 mm एक लाइन पूरी की पूरी हम डिवाइड कर देंगे। जब ये 20 mm डिवाइड कर देंगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 45 mm और 45 mm को ऊपर से ये जो हमारा होता है 10 mm, ये हम लोग 10 mm यहां से एक लाइन खींच लेते हैं। जब ये ऊपर से 10 mm हम लोग अलग कर लेते हैं तो ये देखिए ये हमारा 65 था, 65 में देखिए टोटल 65 था, 65 माइनस 20 ये कितना बचा था 45, 45 माइनस 10 तो ये टोटल कितना बचेगा 30। ये जो डिस्टेंस हमारी बचेगी ये बचेगी 35। देखिए 20 और 10, 20 और 10 30 हो गया और 40 ये टोटल था 65 तो बचा 35। डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 7 mm, ये जो आप भाग देख रहे हैं पार्ट देख रहे हैं दोस्तों, ये पार्ट कितना होगा 7 7 7 7 7 तो 7 mm के 5 पार्ट हम लोग बना लेंगे। और इन पार्ट का मेन मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे कोई भी ड्राइंग अगर हमें बनानी है तो सबसे पहले उस ड्राइंग का जो कॉन्सेप्ट लाया उसको हम बोलते हैं डिजाइनर। उसका नाम यहाँ पे रखेंगे कि वो डिजाइन कब किया और कौन किया, उसका नाम रखेंगे। डिजाइन जब हम बनाएंगे तो उसको ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करेंगे। अब डिजाइनर ने तो ड्राइंग बना दी कि ये उपकरण आपको बनाना है, इस साइज का इस शेप का बनाना है। अब जिसने ड्राइंग शीट पे उसको ड्रॉ किया उसका यहाँ पे ड्रॉ मतलब जिसने ड्रॉ किया उसका यहाँ पे क्या रहेगा, नाम रहेगा और कब ड्रॉ किया उसकी डेट रहेगी। देन जब ड्राइंग बन जाएगी तो अब एक चेक करने के लिए उसके ऊपर सुपरविजन होगा। अकेले वो व्यक्ति 100 सीटें बन गई ड्राइंग की तो 100 सीटें खुद अपना व्यक्ति नहीं चेक करता है, एक सुपरवाइजर होता है जो उन सीटों को चेक करता है। अदरवाइज सारे बच्चों को अगर अपने से अपनी ड्राइंग शीट दे दी जाए चेक करने के लिए सभी लोग 50 में 50 नंबर पूरा अपने आप को दे देंगे। तो इसीलिए आपको गलतियां भी नहीं पता चल पाएगी और आप एक फ्यूचर के अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। तालाब के किनारे वाले जो भी हमने आपको बताया था तो ये हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, जो भी चेक करेगा उसका नेम एंड उसकी डेट कॉमा। चेक करने के बाद अब हमें कुछ क्या करते हैं, अप्रूव्ड करता है। एक अप्रूव करने वाला होता है कि जिसने चेक किया क्या उसने सही चेक किया है कि नहीं चेक किया है। तो यहाँ से जो अप्रूव करेगा उसका नाम और उसका डेट, किस डेट को अप्रूव्ड कर रहा है। देन उसके बाद आपको एक ग्रेड मिलता है, किस ग्रेड का ड्राइंग शीट आपने बनाया हुआ है। तो ये हो गया 5 स्लॉट आपके होते हैं, ड्राइंग, डिजाइन, नेम, चेक्ड, अप्रूव्ड। अब बाकी के जो स्लॉट बचते हैं इस स्लॉट में आपका क्या होता है कि जिस भी संस्था से आप जुड़े होते हैं उसका क्या रखा जाता है, नाम रखा जाता है। और ये जो छोटे ब्लॉक बनाए गए हैं यहाँ पे सिंबल रखा जाता है। सिंबल मतलब प्रतीक चिन्ह। हम लोग ये देखेंगे कि ड्राइंग किस एंगल में बना रहे हैं, फर्स्ट एंगल आप प्रोजेक्शन में बना रहे हैं या थर्ड एंगल आप प्रोजेक्शन में बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से क्या करेंगे, उसका सिंबल हम लोग इसको यहाँ पे फिट कर देंगे, है ना। तो ये हम लोग सिंबल फिट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा, इसी को बोलते हैं सिंबल या प्रतीक चिन्ह। सिमिलर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कौन से ड्राइंग शीट का नंबर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसको रख देंगे। ये सारी चीजें हम लोग फिल कर देंगे। तो ये हमारा होता है माय डियर टाइटल ब्लॉक। बहुत ज्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन जानने की जरूरत नहीं है, जितना बताया इतना काफी है। बस आपको मेन साइज याद रखना है। कभी भी एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा तो वो ड्राइंग का जो मेन साइज है 185 × 65, ये हो गया लेंथ और ये हो गया विड्थ। टाइटल ब्लॉक का ये साइज याद रखना है जो कि mm में होता है।
अब हम क्या करेंगे, सुंदर आरेखन के लिए कुछ विशिष्ट निर्देश हमारे होते हैं, कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन होती है, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि अगर हमें अट्रैक्टिव ड्राइंग बनानी है तो कौन कौन से हम लोग इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया था कि जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो पेंसिल को हल्का सा जब चलाते वक्त हल्का सा सर्कुलर घुमाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हम लोग फॉलो करेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से पॉइंट को हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे अगर हम पॉइंट फर्स्ट की अगर देखें, किसी भी ड्राइंग की रचना करते समय उसको सुंदर एवं प्रभावपूर्ण, है ना, अट्रैक्टिव और इफेक्टिव ड्राइंग बनाने के लिए, ताकि कोई भी ड्राइंग शीट आपको देखे तो पहली ही नजर में वो आपकी ड्राइंग में 50 में 50 मार्क्स दे सके। तो ये हो गया हमारा सुंदर और प्रभावपूर्ण ड्राइंग बनाने के लिए कुछ आवश्यक जो निर्देश हैं उनको फॉलो करना चाहिए। कौन कौन से निर्देश हैं, उसमें पॉइंट नंबर 1 जो हम कह रहे हैं, ड्राइंग शीट पर जो भी लेआउट होते हैं, जैसे हम बोलते हैं अभिविन्यास, उन लेआउट को अपनी मार्जिन लाइन के साथ जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमेशा सावधानी पूर्वक सबसे पहले तो लेआउट ही ड्रॉ करना होता है। जब भी आप ड्राइंग बनाते हैं तो बिना लेआउट की आप ड्राइंग नहीं बनाएंगे। तो लेआउट को हमें क्या करना चाहिए, सावधानी पूर्वक तैयार करना चाहिए। ये नहीं कि लेआउट आपका लाइन तिरछी जा रही है या लाइन टेढ़ी मेढ़ी जा रही है या लाइन कर्व में जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या करना चाहिए, ड्राइंग शीट पर जो टाइटल ब्लॉक है वो व्यवस्थित जगह, जैसा कि हमने बताया दोस्तों कि ये जो टाइटल ब्लॉक होता है राइट साइड में बॉटम में बनाना चाहिए। यही आपका होता है टाइटल ब्लॉक, इसी को बोलते हैं शीर्षक कक्ष। हमेशा टाइटल ब्लॉक क्या करना चाहिए, ड्राइंग शीट में राइट साइड बॉटम में बनाना चाहिए। ये विशेष इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, चित्रों का विभाजन ड्राइंग शीट पर ठीक प्रकार से करना चाहिए। अब जैसे सपोज करें कि हमने कोई सर्किल बनाया है, इसको हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो इस तरीके से हमें प्रॉपर तरीके से डिवाइड करना है ताकि उसकी सेक्शनिंग भी की जा सके, हैचिंग भी की जा सके और वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सके, कोई छोटा और बड़ा ना हो। तो डिवाइड भी हमें प्रॉपर तरीके से करना है और जितने भी सिंबल हैं उनका प्रयोग भी हमें करना है। जैसे एरो सिंबल हमारे हो गए, एरो सिंबल के साथ और भी जैसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हो गया, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो गया, उन सारे सिंबल को हमें प्रॉपर तरीके से यूज करना चाहिए। तो ये हो गया। नेक्स्ट, रचना रेखाओं, जिसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन। जो भी हम ड्राइंग बनाएंगे, जैसे सपोज करिए कि एक हम ये 3D ब्लॉक बना रहे हैं। अब इस 3D ब्लॉक में जो ये लाइन मैंने बनाई, जिनका सहारा लिया, जिनका यूज किया हमने, ये हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन हो गई। अब इन कंस्ट्रक्शन लाइन के बारे में रचना रेखाओं, बृहद रेखा, बीमा रेखा और सूचक रेखा तथा केंद्रीय रेखाओं को आवश्यकता अनुसार विशेष सफाई के साथ खींचनी चाहिए। तो ये तो हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन। बृहद लाइन, बृहद मतलब जो, अब हम क्या करेंगे, इस पे एक बेस ले लेंगे इस तरीके से, जो हम बृहद लाइन के थ्रू बनाएंगे। जो बीमा रेखा है, बीमा रेखा मतलब डायमेंशन लाइन, मतलब इसके शेप और साइज कितने लंबाई चौड़ाई में होंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी लंबाई, तो ये जो हमने बनाया माय डियर, इसी को बोलते हैं बीमा रेखा। और यहाँ पे ये जो एरो हमने बनाया है, इस एरो का जो अनुपात होता है ये जो अनुपात होता है, लंबाई में 3 होता है और चौड़ाई में 1 होता है। ये क्या होता है, 1:3 अनुपात में बनाई जाती है। मतलब अगर 1 mm ये थिकनेस ले ली जाए, यहां से लेके यहां तक 1 mm ली जाए, तो यहां से लेके यहां तक कितना ली जाएगी, 3 mm लिया जाएगा। तो ये होता है ड्राइंग शीट में एरो का रेशियो। प्रॉपर शार्प और नुकीली एरो हमेशा बनानी चाहिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिसका ध्यान रखा जाता है। जो भी एग्जामिनर होते हैं सबसे पहले इन्हीं सब चीजों पे ध्यान देते हैं। और ये जो हमने खींचा है दोस्तों बीमा रेखा, ये बहुत जो हमारी मेन ड्राइंग रेखा है, कंस्ट्रक्शन लाइन है, इसके ना तो बहुत पास आप बनाइए और ना ही बहुत दूर बनाइए। लगभग इन दोनों के बीच में 5 mm to 10 mm, मतलब 5 mm से 10 mm का गैप रखिए बीमा रेखा यानी डायमेंशन लाइन और आपकी मेन ड्राइंग लाइन के बीच में।
तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट बात करते हैं, बीमांकन के तरीकों का ध्यान रखना चाहिए। बीमांकन के तरीकों का मतलब अब इस तरीके से है, हम इसको प्रोग्रेसिव मेथड में भी कर सकते थे, जैसे कि एक ड्राइंग ये हो गई, एक बीमा रेखा ये हो गई, एक बीमा रेखा ये हो गई। इस तरीके से प्रोग्रेसिव मेथड कर सकते हैं, चेन टाइप मेथड कर सकते हैं। एक ही लाइन पे हम कई सारी रेखाओं की डिस्टेंस ये इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। तो इनका मेथड हम आपको बताएंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए आपको सिंपल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ये अलग अलग एक मेथड, दो मेथड, तीन मेथड और भी मेथड होते हैं। तो इन सब मेथड का प्रॉपर यूज करना चाहिए। कौन से ड्राइंग में कैसा मेथड यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, तीर के निशान सुंदर और अनुपात में बनने चाहिए। ये जो एरो की बात किया दोस्तों हमने, ये एरो आपका 1:3 में होना चाहिए। जैसे फिर से आपको बता दें कि ये जो एरो हम बना रहे हैं, इस तरीके से प्रॉपर आपके प्रोपोर्शन में होने चाहिए। यहां से लेके यहां तक इसकी विड्थ होती है 1, और ये टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहे हैं, इसकी विड्थ होती है 3। ये होता है 1:3 के अनुपात में होना चाहिए। एरो जो हमारा है 1:3 के अनुपात में होना चाहिए। नेक्स्ट, अक्षरों को उपयुक्त ऊंचाई के में ऊपर कॉमा नीचे हल्की लाइन में खींचकर लिखना चाहिए। अब जैसे अगर हमें कुछ लिखना है दोस्तों, हमें कुछ लिखना है तो सबसे पहले एक हल्की लाइन ऊपर खींचेंगे, एक हल्की लाइन नीचे खींचेंगे। देन इन दोनों के बीच में कोई भी लेटर हमें लिखना हो, मान लीजिए हमें लिखना है ड्राइंग, तो हम एक ऊपर हल्की लाइन खींचेंगे, एक नीचे हल्की लाइन खींचेंगे और उन दोनों के बीच में ही लेटर को लिखेंगे, तो हमारी ड्राइंग सुंदर बनेगी। तो कभी भी कुछ भी ड्राइंग के नेम के बारे में लिखना है, पार्ट्स के नेम के बारे में लिखना है, तो उसके बीच ऊपर और नीचे हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे, तब हम उस अक्षरों को लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, रेखाओं को खींचते समय, देखिए रेखाओं को खींचते समय विशेष ध्यान देना चाहिए कि कब कहां किस प्रकार की कितनी मोटाई की रेखा यूज करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये भी बताएंगे कि जो रेखा है 0.3 mm से लेके 1 mm मोटी रेखा होती है, 3 mm थिकनेस से 0.3 mm से 1 mm थिकनेस की रेखा होती है, डॉटेड लाइन, चेन टाइप लाइन, सेंटर लाइन, कर्व लाइन, जिग जैग लाइन, सारी रेखाओं के प्रकार के बारे में बताएंगे। तो जहां जैसी जरूरत होगी वहां पे उसी टाइप की रेखा के बारे में हमें खींचना चाहिए। अब सेंटर लाइन ड्रॉ करना है, हम बहुत मोटी पेंसिल से ड्रॉ कर देंगे या बहुत पतली, तो हमें कैसे करना है वो हम बताएंगे। प्रॉपर तरीके से ध्यान में रख के खींचना चाहिए। आरेखन बनाते समय ड्राइंग के उपकरण का सही और साफ होने चाहिए। जो भी हम लोग ड्राइंग उपकरण यूज करेंगे वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए। कोई भी उपकरण डस्ट से युक्त नहीं होने चाहिए, इसका विशेष हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों हमारा आज का लेक्चर, जिसमें माय डियर हमने क्या किया, ड्राइंग से रिलेटेड जितने भी सावधानियां थी और जो भी इक्विपमेंट थे या टाइटल ब्लॉक के बारे में हमने आपको बताया, या हमने अपने जितने भी उपकरण यूज किए जा रहे थे उनके बारे में बताया, ड्राइंग शीट के साइज के बारे में बताया। आई होप आपको हमारा लेक्चर्स अच्छा लगा होगा। तो मेरे प्यारे फ्यूचर इंजीनियर्स दोस्तों, आप हमारे इस लेक्चर को अपने जितने भी मित्र दोस्त हैं जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, यूपी पॉलिटेक्निक या BTEUP जिसे बोलते हैं बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से जो भी डिप्लोमा कर रहे हैं, उन तक हमारे इस लेक्चर को पहुंचाइए और उनको बोलिए कि वो हमारे इस लेक्चर को देखें। उनको काफ़ी अपने एग्जाम में मदद मिलेगी। और उसके बाद हम लोग और भी सीरीज लेकर आ रहे हैं अपने कई सब्जेक्ट्स जो कि डिप्लोमा के सेमेस्टर के अकॉर्डिंग होंगे, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो। तीनों ब्रांच से रिलेटेड हम लोग सब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं। तो आई होप दोस्तों हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, हम इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे कि रेखाएं क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, उसको और आगे सेशन को बढ़ाएंगे। तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू माय डियर।